आज की क्लास में हम नस्य कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। नस्य कल्पना भी बाह्य उपचार के अंतर्गत आने वाली कल्पना है और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली कल्पना है। इसीलिए इस कल्पना को पंचकर्म के अंतर्गत रखा गया है। अगर नस्य की बात की जाए तो नस्य कल्पना के अनेक पर्याय हमको अलग अलग संहिताओं में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नावन, नस्य, शिरोविरेचन, मूर्ध विरेचन, शिरोविरेक, नस्त। तो इसको शिरोविरेचन और मूर्ध विरेचन, शिरोविरेक ये कहने का कारण ये है कि ये जो नस्य होता है नासा मार्ग से दिया जाता है और नासा मार्ग को सिर प्रदेश का द्वार कहा गया है। ये वर्णन हमको चरक संहिता में भी मिलता है और अष्टांग हृदय में भी मिलता है, जहाँ पर आपको देखने मिलता है द्वारम ही सिरसो नासा तेन तद व्याप्य हंती तान। अर्थात नासा जो है ये सिर प्रदेश का द्वार होता है। इसके द्वारा औषधि का प्रयोग करके हम किसी भी व्याधि का या ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों का समन कर सकते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो नस्य की परिभाषा हमको अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार की मिलती है। जैसे सुश्रुत के अनुसार औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा नसिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। किसी भी औषध को या फिर उस औषध से सिद्ध स्नेह को अगर नसिका के मार्ग के द्वारा दिया जाता है तो उसे नस्य कहा जाता है। अगर सारंगधर के अनुसार देखें, नस्यम तद कथ्यते धीरे नासाग्राह्यम यद औषधम। अर्थात नस्य वह प्रक्रिया होती है जिसमें औषधि का प्रयोग नासा मार्ग के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से या फिर इसी अर्थ को पर्याय करते हुए अष्टांग संग्रह में, चरक संहिता में हमको नस्य की अलग अलग डेफिनेशन मिलती है, जिसमें बताया गया है कि नासा मार्ग से औषधि प्रयोग को नस्य कहा जाता है। इसकी लाभ को देखते हुए या ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में इसके प्रभाव को देखते हुए इसे पंचकर्म के अंतर्गत रखा गया है। अगर नस्य के प्रकार की बात की जाए तो ये बहुत विस्तृत वर्णन हमको मिलता है, क्योंकि अनेक आचार्यों ने इसके अनेक प्रकारों का वर्णन किया है और इनके प्रकार के अंतर्गत भी इन्होंने अनेक प्रकार का वर्णन किया है। तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अगर हम नस्य के प्रकार देखें तो आचार्य चरक ने 5 प्रकार का वर्णन किया है: नावन, अवपीड़, धमापन, धूम और प्रतिमर्श नस्य। नावन जो नस्य होता है वो मुख्य रूप से इन्होंने शिरोविरेचन के पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। अवपीड़न नस्य में ये कल्क कल्पना को निचोड़ करके उससे जो द्रव निकलता है उसका प्रयोग किया जाता है। धमापन नस्य में चूर्ण का उपयोग नस्य के रूप में करते हैं। धूम नस्य में धूम का प्रयोग नस्य के रूप में करते हैं। और प्रतिमर्श नस्य वो नस्य है जिसका प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो ये जो 5 प्रकार हैं ये फिर से और अनेक भाग में डिवाइड होते हैं या अनेक प्रकारों में विभाजित होते हैं, जिन्हें हम आगे की कक्षा में देखेंगे। अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार बताए हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन। अगर इसे और अलग देखा जाए तो शिरोविरेचन अर्थात शोधन और स्नेहन नस्य। तो शोधन नस्य जो होते हैं उनका कार्य दोषों को बाहर निकालना है और स्नेहन नस्य का कार्य उस जगह का व्रीहण करना है या फिर श्लेष्म कला का पोषण करना है। तो सुश्रुत ने ये 2 प्रकार बताए हैं जो आगे जाकर के पुनः अनेक प्रकार पे विभाजित होते हैं। वाग्भट के अनुसार देखें तो वाग्भट ने जो सुश्रुत के 2 प्रकार हैं शिरोविरेचन और स्नेहन, उसमें एक तीसरा प्रकार ऐड किया है समन। तो उनके अनुसार 3 प्रकार के नस्य होते हैं: विरेचन, समन और व्रीहण। आचार्य सारंगधर ने 2 प्रकार के बताए हैं, जैसा सुश्रुत के अनुसार रेचन और स्नेहन। तो जो रेचन नस्य होता है वो स्नेहन और व्रीहण दोनों पर्पस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेचन जो होता है वो दोषों को बाहर निकालने का कार्य करता है। स्नेहन जो होता है उस जगह को
व्रीहण करने का कार्य करता है। तो ये जो अनेक प्रकार के नस्य होते हैं, इसे अलग अलग रोगों और दोष के अनुसार उपयोग किया जाता है और इनकी जो मात्रा होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो अपनी अगली कक्षा में हम इन अलग अलग प्रकार का और उनकी जो मात्रा होती है उनका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से ये जो प्रकार होते हैं इनका उपयोग दोषों के अनुसार और रोगों के अनुसार किया जाता है। नस्य कर्म का काल अगर हम देखते हैं कि किस काल में हमें नस्य का उपयोग करना चाहिए, तो अगर कफज रोग है तो उस कंडीशन में हमें प्रातः काल, और पित्तज रोग है तो मध्याह्न काल, और वातज रोग है तो अपराह्न काल में। नॉर्मली जिस समय ये दोष अपने प्रकोपित अवस्था में होते हैं उसी समय हमें इनसे विपरीत औषधियों का उपयोग करके चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए उसी काल को उनके नस्य कर्म काल का वर्णन किया गया है। हमें दिन में ही नस्य कर्म करना चाहिए, लेकिन आकस्मिक या विशेष रोग की कंडीशन में हम रात में भी नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो हम बचपन से ही नस्य का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए बताया गया है कि 8 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति नस्य कर सकता है। अब कौन सी वो कंडीशन है जब हमको नस्य नहीं करना चाहिए, वह कौन सा समय है जब नस्य नहीं करना चाहिए? तो जब आकाश में बादल छाए हुए रहते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि उस समय दोष जो होते हैं प्रकोपित अवस्था में होते हैं, उनका समन नहीं हो पाता है और औषधि अच्छे से काम नहीं करती है। लंघन कराने के बाद हमें नहीं करना चाहिए। इस समय शरीर जो होता है वो लघु या कृश होता है जो औषध के बल को नहीं सह पाता है। इसके अलावा स्नेहन, मद्य और आसव के सेवन किए हुए व्यक्ति को नस्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में कफ पहले से बढ़ा होता है। नवीन प्रतिश्याय, क्योंकि उस समय नस्य में स्त्राव होता रहता है, उस समय हमें नहीं उपयोग करना है। ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए। गर्विश से पीड़ित व्यक्ति के में नहीं करना चाहिए। अजीर्ण के रोगों में और जिसने वस्ती कर्म कराया है उस कंडीशन में हमें नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर अयोग्य व्यक्ति की बात की जाए तो जो व्यक्ति क्रोध, शोक, प्यास से पीड़ित होते हैं और जो वृद्ध और बालक होते हैं जो सिर से स्नान किए हों, यानी जिन्होंने बाल भिंगा लिए हों, सिरों से स्नान किया हो, क्योंकि ये क्या करता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो इन सारे प्रोसीजर में हमको नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर नस्य की विधि की बात की जाए तो जितने भी नस्य होती हैं उनकी विधि एक तरह की होती है, सिर्फ उनमें देने का अंतर क्या रहता है, औषध का स्वरूप अलग रहता है, औषध की मात्रा अलग रहती है और उनको देने का समय अलग रहता है। बाकी जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। तो जिस भी व्यक्ति को हमको नस्य देना है उसे मेघ रहित साफ आकाश के समय, जैसा कि हमने पढ़ा जब आकाश में बादल हो तब हमें इसका उपयोग नहीं करना है। तो जब आकाश पे बादल ना हो उस समय हमें ऐसे स्थान पर जहाँ पर वायु सीधी ना आती हो, धूल धूम ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को ले जाना चाहिए। उस समय मनुष्य मलमूत्र आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके जो मुख स्रोतस हैं उसे हमें धूमपान के द्वारा क्या कर देना चाहिए, शोधित कर देना चाहिए। और लोकल प्रोसीजर में उसका जो माथा है, गला है या गाल कपोल का स्थान जो है उस जगह का हल्का सा स्वेदन कर देना चाहिए। उसके बाद उसको सैया पर उत्तान लेटा करके, उसको पीठ के बल लेटा करके, उसके हाथ पैर को फैला करके पैर को हम थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, जिससे जो सिर प्रदेश है वो नीचे स्थिति में आ जाता है, जिससे जब हम नाक में मेडिसिन डालते हैं तो वो सीधा अंदर जाती है। आँखों को हम उसके स्वच्छ वस्त्र से ढक देते हैं। अपने बाएं हाथ की प्रदेशनी उंगली से हम उसके नासाग्र को उठाते हैं और दाहिने हाथ से हम उसके नासारंध्र में पिचू या सुक्ति की सहायता से जो भी मात्रा बताई गई है औषधि की उसको डाल देते हैं। नॉर्मली रोग के अनुसार या दोष के अनुसार यह उष्ण या शीत प्रकृति का होता है। जो भी औषधि हम देते हैं उसको स्वर्ण, रजत, ताम्र या मृत्तिका के पात्र में रखना चाहिए और
पेशेंट को कुछ देर उसी स्थिति में रहने के लिए कहा जाता है। अगर पश्चात कर्म की बात की जाए तो हमें नस्य कराने के पश्चात भोजन के रूप में अभिष्यंदी भोजन देना चाहिए। उसे रज धूम स्नेह मद्य सिरा स्नान क्रोध का त्याग करने को कहा गया है और नॉर्मली सिर कपोल और गले प्रदेश का स्वेदन करके उसके एक्स्ट्रा कफ को बाहर निकालने का काम किया जाता है। लाभ की बात की जाए तो जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत विकार होते हैं उनको ये नष्ट करता है और हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो सारी ऊर्ध्वजत्रुगत होती हैं, इसीलिए ये ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों को नष्ट करता है। इससे हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं और हमारे सेंसेस जो है सही काम करते हैं, इंद्रियां अपने विषयों का सही ग्रहण करती हैं, मुख जो है वो सुगंधित हो जाता है। इसके अलावा इसका ऊर्ध्वजत्रुगत प्रभाव होता है, तो ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी हमारे स्थान होते हैं, हनु, दांत, सिर, ग्रीवा, ये सभी बलवान हो जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव हमको सिस्टमेटिक यानी पूरी बॉडी में देखने को भी मिलता है, इसीलिए कटी, बाहु और वक्ष प्रदेश को भी बलवान होने का वर्णन हमको मिलता है। इसका जो मुख्य लाभ होता है वो सिरो प्रदेश के रोगों में होता है, जो हमारे बाल से संबंधित रोग होते हैं, वली, पलित और खालित्य। नॉर्मली जिनके बाल जल्दी पक रहे हैं या जिनके बाल झड़ रहे हैं, वली मीन्स अगर आपके कपोल रीजन में या स्किन में अगर झुर्रियाँ आ रही हैं, व्यंग यानी कि अगर वहाँ पर दाने आ रहे हैं, तो उन कंडीशन पे ये हमें लाभ पहुँचाता है और इन्हें दूर करता है। अगर इसके लाभ की बात की जाए या फिर सम्यक योग की बात की जाए, क्योंकि ये एक पंचकर्म का हिस्सा है, इसीलिए नस्य के सम्यक योग का हमको वर्णन मिलता है। लाघवम शिरसो योगे सुख स्वप्न अवबोधनम विकारो उपशमः शुद्धि इंद्रियाणाम मनः सुखम। लाघवम शिरसम योगे, योगे मीन्स कि जब नस्य का शरीर में सही प्रकार से योग होता है या प्रयोग होता है तो उससे शरीर में लघुता आ जाती है। सुख स्वप्न, उसकी जो नींद होती है वो सही समय पर लगती है या उसको अच्छी नींद आती है। अवप्रबोधनत्वम, जागता भी समय पर है और उसकी सारी इंद्रियां जो हैं वो प्रबुद्ध हो जाती हैं। विकारो उपशमः, जितने भी ऊर्ध्वजत्रुगत विकार हैं उनका समन हो जाता है। शुद्धि इंद्रियाणाम, उसकी जो इतनी इंद्रियां होती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, जिससे अपने विषयों का वो आसानी से ग्रहण करती हैं। मनः सुखा, इसके अलावा जो हमारी मुख्य इंद्री है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उसे भी लाभ होता है और हमें सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ की डेफिनेशन देखें तो उसमें मानस सुख का भी हमको वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से नस्य जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं। एक तरह से पंचकर्म में इसका वर्णन किया गया है। जितने भी बाह्य उपचार हैं उसमें मुख्य रूप से आपको नस्य का वर्णन मिलता है। इसे पंचकर्म में स्थान दिया गया है, क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट पॉइंट होते हैं, चाहे वो काय चिकित्सा संबंधी हो, स्त्री प्रसूति संबंधी हो, उन कंडीशन में ये सिर्फ शालाक्य का ही पार्ट नहीं है नस्य चिकित्सा, इसे सभी प्रकार की पैथी में यूज़ किया जाता है और इसका प्रभाव पूरे शरीर में मिलता है। तो इसे हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे और इसके जो प्रकार हैं उनका अध्ययन हम आगे और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।